ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। ये प्रोग्राम हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर पेश किया जाता है। जुमेरात 16 जुलाई के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। अमेरिका के ईरान पर नए हमले, ट्रंप की तेहरान को बेहतर रवैया इख्तियार करने की तंबीह। तेहरान के खलीजी हमसाया ममालिक में अमरीकी फौजी अड्डों पर नए हमले जारी। पासदारान इनकलाब का कहना है कि आपनाए हुर्मुज हमारी रेड लाइन है। First, we once again stress that under no circumstances and in no way will we allow the United States, as a foreign and extra-regional country, to interfere in the Strait of Hormuz. This is Iran's inviolable red line. मुतालबात पर पेशरफ्त की यकीन दहानी के बाद पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का लॉन्ग मार्च 21 जुलाई तक मुअख्खर। जो कई घंटों पर मुहित मुज़ाकरात थे वो समर आवर साबित हुए हैं और एक बार फिर जो है वो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का मार्च मुलतवी या मुअख्खर कर दिया गया है। 21 जुलाई तक का वक्त है। 22 जुलाई को अगर तमाम तर मुतालबात न माने गए जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की तो लॉन्ग मार्च की दोबारा की कॉल दी गई है। उस वक्त तक धरने जो हैं वो आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर जारी रहेंगे। रूस के ज़ेर कब्जा यूक्रेनी इलाकों में 195 मुबैना हिरासती मराकज़ का इंकशाफ, कैदियों पर जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद के संगीन इल्ज़ामात। ल्यूदमिला हुसैनोवा उन मुतादिद साबिक़ यूक्रेनी कैदियों में से एक हैं जो खुलकर इस बारे में बात कर रही हैं कि रूसी हिमायत याफ्ता हिरासती मराकज़ में शहरियों के साथ क्या कुछ हो सकता है। हम रेप, जिनसी गुलामी और तशद्दुद की बात कर रहे हैं। ये तशद्दुद के इत्तफाक़ी वाक़यात नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म पॉलिसी का हिस्सा हैं। ताज महल को मंदिर करार देने की एक और कोशिश, मगर तारीखी हक़ाइक़ और रिवायात क्या कहती हैं? ये मुकदमा दरअसल ताज महल की इब्तिदा से मुताल्लिक़ है, जिसमें ये दावा किया गया है कि ये एक कदीम मंदिर तेजू महालय हुआ करता था और इसे हिंदुओं के हवाले किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन कॉमेडियन समय रैना पर जुर्माना आयद क्यों किया? आखिर मामला क्या है? ये है समय रैना, स्टैंड अप कॉमेडियन और यूट्यूबर। यूथ के बीच काफी पॉपुलर हैं, लेकिन कंट्रोवर्सीज की वजह से सुर्खियों में भी रहते हैं। एक बार फिर सुर्खियों में हैं क्योंकि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने उन पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। ये भी जानिए कि गर्मियों में गर्म चाय कैसे प्यास बुझा सकती है। दुनिया वाईफाई पर चलती है, लेकिन कुछ अजीब चीजें इसकी राह में रुकावट बन सकती हैं, हत्ता कि आपका दोपहर का खाना भी। जानिए घर में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वाईफाई सिग्नल कमजोर करती हैं। अगर मैं आपको उन चीज़ों की लिस्ट बताऊं जो आपके घर की वाईफाई को स्लो कर रही हैं या उसमें रुकावट बन रही हैं तो शायद आप यकीन न करें, आपका खाना तक ऐसी चीज़ों में शामिल हो सकता है। इसके अलावा मजीद खबरें भी आज के सैरबीन का हिस्सा रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमेरिका ने कहा है कि उसने बुध के रोज ईरान के खिलाफ हमलों की एक नई लहर शुरू कर दी है, जबकि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को खबरदार किया है कि वो बेहतर रवैया इख्तियार करे। अमेरिकी फौज के मुताबिक आबनाए हुर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों को खतरे में डालने के लिए इस्तेमाल होने वाली ईरानी फौजी सलाहियतों को निशाना बनाया गया है। फौज ने यह भी कहा है कि उसने एक ऐसे जहाज पर फायरिंग की जो ईरान की बंदरगाहों पर आयद करदा नई बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश कर रहा था। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब ईरान ने दावा किया कि उसने बहरीन और कुवैत समेत खित्ते में अमरीकी फौजी अहदाफ को निशाना बनाया है। दोनों ममालिक के दरमियान जंग खत्म करने के लिए होने वाले इब्तिदाई मुआहदे के बावजूद छठे रोज भी कशीदगी बरकरार रही। ईरान के आला मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने सरकारी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर मुआहदे से ईरान को कोई फायदा नहीं पहुंचता तो तेहरान के पास इसकी पाबंदी करने की कोई वजह नहीं। मंगल की शब ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर ईरान अगले हफ्ते मुज़ाकरात की मेज पर वापस ना आया तो पुलों और बिजली घरों को निशाना बनाया जा सकता है। बुध की शाम साफियों ने जब उनसे पूछा कि क्या वो कार्रवाई से कबल कोई हतमी मोहलत देंगे तो ट्रंप ने जवाब दिया, मुझे डेड लाइन देना पसंद नहीं, लेकिन वो अच्छी तरह जानते हैं कि मामला क्या है, उन्हें बेहतर रवैया इख्तियार करना होगा। Giving deadlines, but they pretty much know the story. They better behave.
बाद अज़ां एक दिफाई सरबराही इजलास से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान इस वक्त खुश नहीं है। उनका कहना था कि वो बहुत शिद्दत से तस्फिया चाहते हैं, उन्हें हमारी कार्रवाइयाँ पसंद नहीं आ रही। हम देखेंगे कि हम उनके साथ कोई समझौता करना चाहते हैं या मामले को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देते हैं। ताहम मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा कि ईरान की कौमी सलामती का तकाजा है कि तेहरान आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी इंतजामात बरकरार रखे। उन्होंने मजीद कहा कि मुज़ाकरात और जंग दोनों ईरान की मज़ाहमती हिकमत अमली का हिस्सा हैं, क्योंकि ईरान अमेरिका के साथ एक वजूदी नोयत के तनाज़े में मसरूफ़ है। ट्रंप के सख्त बयानात एक ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब उन्होंने कहा था कि आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ रानी पर आयद किए जाने वाले 20% टोल टैक्स की बजाय खलीजी ममालिक के साथ बहुत बड़े तिजारती और सरमायाकारी के मुआहदे किए जाएंगे। याद रहे कि अप्रैल में ट्रंप की जानिब से ईरान के शहरी बुनियादी ढांचे पर बमबारी की धमकी पर अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के सरबराह वोल्कर तुर्क ने मजम्मत करते हुए कहा था कि बैनुल-अक़वामी कानून के तहत शहरियों और शहरी तनसीबात को जानबूझकर निशाना बनाना जंगी जुर्म है। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक बुध के रोज़ ये हमलों की दूसरी लहर थी। फ़ौज ने यह भी दावा किया कि उसने ईरान की आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमला करने की सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर कर दिया है। अमरीकी मरकज़ी कमान यानी सेंटकॉम के मुताबिक 90 मिनट तक जारी रहने वाले हमलों में ग्रेटर तुम जजीरे पर ईरान के साहिली दिफाई निज़ाम, क्रूज मिसाइल के ज़खायर और लॉन्चिंग साइट्स को निशाना बनाया गया है। बुध को रात 9 बजे सेंटकॉम ने ऐलान किया कि अमरीकी हमलों की दूसरी लहर भी मुकम्मल हो चुकी है। सेंटकॉम के बयान के मुताबिक अमरीका ने बंदर अब्बास समेत मुख्तलिफ मुकामात पर ईरानी कमांड सेंटर्स, फिजाई दिफाई तनसीबात, मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों और साहिली निगरानी की सहूलियात को निशाना बनाया है। बंदर अब्बास आबनाए हुर्मुज़ पर वाक़े ईरान का एक अहम शहर है। अमरीकी फौज ने यह भी कहा कि मंगल की शाम ईरानी बंदरगाहों पर दोबारा नाकाबंदी नाफिज किए जाने के बाद 2 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ दिया गया है। इस नाकाबंदी के तहत ईरानी बंदरगाहों और साहिली इलाकों की जानिब या वहां से आने जाने वाले बहरी जहाज़ों पर पाबंदी आयद की गई है। ये नाकाबंदी गुज़िश्ता माह दोनों ममालिक के दरमियान तय पाने वाली मफाहमती यादाश्त के तहत ख़त्म कर दी गई थी, जिसका मकसद कई माह से जारी तनाज़े का खात्मा था। ताहम आबनाए हुर्मुज़ का मामला दोनों ममालिक के दरमियान एक अहम तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अमरीकी नाकाबंदी की बहाली के जवाब में ईरान की पासदाराने इनकलाब ने अमरीका को खबरदार किया कि उसे तेल और गैस की दीगर बरामदी गुजरगाहों की बंदिश के लिए तैयार रहना चाहिए, जो अमरीका और उसके इत्तेहादियों के मफादात को फ़ायदा पहुँचाती है। ताहम इसने ये वाज़ेह नहीं किया कि कौन सी गुजरगाहें मुतासिर हो सकती हैं। पासदाराने इनकलाब का ये भी कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ ईरान की रेड लाइन है। The criminal United States continues its lawlessness and its efforts to destabilize the region. First, we once again stress that under no circumstances and in no way will we allow the United States, as a foreign and extra-regional country, to interfere in the Strait of Hormuz. This is Iran's inviolable red line. दूसरी जानब तेहरान का ये भी कहना है कि उसने खित्ते में मुतअद्दिद अहदाफ को निशाना बनाया है, जिनमें उर्दन, कुवैत और बहरीन भी शामिल हैं। ये कार्रवाइयाँ जंग के खात्मे के लिए होने वाले इब्तिदाई मुआहदे पर बढ़ते हुए दबाव के दरमियान दोबारा शुरू होने वाली झड़पों के छठे रोज की गई हैं। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में इजाफे के बाइस खित्ते में सलामती की सूरत हाल मजीद नाजुक हो गई है, जबकि जंग बंदी और अमन मुज़ाकरात की कोशिशों को भी खतरात लाहक हो गए हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी ने आलमी मईशत के लिए आबनाए हुर्मुज़ की तस्वीराती अहमियत को एक बार फिर उजागर कर दिया है, जबकि अहम बहरी गुजरगाह से तेल बरदार जहाज़ों की आमदोरफ्त तकरीबन रुक जाने के बाइस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में भी नुमाया इजाफा देखा गया है। इसराइल और ईरान के दरमियान जंग बंदी के बावजूद कशीदगी कहीं से भी कम होती दिखाई नहीं दे रही। दोनों ममालिक एक दूसरे पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं, जबकि अमरीका की जानिब से ईरान के हवाले से आइंदा हिकमत अमली अब तक वाज़े नहीं की गई। ऐसे में खित्ते की सूरत हाल और अमरीकी पॉलिसी पर कई अहम सवालात जन्म ले रहे हैं। देखिए सारा स्मिथ की रिपोर्ट, जिसे उर्दू में पेश कर रही हैं नादिया सलेमान। अमेरिका के एक समंदरी ड्रोन ने पीर की रात ईरान की एक आबदोज और एक बंदरगाह को निशाना बनाया। अमेरिकी फौज ईरान की उस सलाहियत को खत्म करने की कोशिश कर रही है जिसके जरिए वो आबनाए हुर्मुज़ में हमले करता है। अमरीकी तैयारों और क्रूज मिसाइलों ने भी ईरान के कई फौजी ठिकानों पर हमले किए, जिनमें एयर डिफेंस सिस्टम और कोस्टल रेडार साइट्स शामिल हैं। ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों पर हमलों के बाद अमरीका ने बमबारी दोबारा शुरू कर दी, जिससे दोनों ममालिक एक बार फिर जंग और अमन के दरमियान की सूरत हाल में फंस गए हैं। बैनुल-अक़वामी जहाज़रानी एक बार फिर उस तंग समंदरी रास्ते में रुक गई है। जहाज ईरानी हमले के खौफ से आजादाना सफर नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ अमरीकी बहरिया ईरानी तेल ले जाने वाले हर जहाज को रोक
रोकने के लिए तैयार है। मंगल को ट्रंप ने कहा था कि वो उस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर उनके सामान की मालियत का 20% फीस वसूल करने का इरादा रखते हैं। हालांकि अमेरिका कई बार कह चुका है कि इस तरह की फीस वसूल करना गैर कानूनी है। ईरान के अलावा दुनिया का कोई भी मुल्क टैक्स लगाने के इस निज़ाम के हक में नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। स्ट्रेट को बगैर किसी टैक्स और रुकावट के खुला रहना चाहिए। लेकिन अब सदर ट्रंप ने अपना फैसला बदल दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, मशरिक़ वस्ता की क़यादत के साथ इंतहाई मुस्बत बातचीत हुई। मैंने फैसला किया है कि अमेरिका फीस की जगह खलीजी ममालिक की तरफ से अमेरिका में सरमायाकारी को तरजीह देगा। सदर ट्रंप ने कहा कि अरब इत्तेहादियों की फ़ोन कॉल्स के बाद उन्होंने जहाज़ों पर फीस लगाने का इरादा तर्क कर दिया। हम ये फीस अपनी लागत पूरा करने के लिए लेना चाहते थे। अब खलीजी ममालिक अमेरिका में बहुत बड़ी सरमायाकारी करेंगे। मैं इससे मुतमईन हूँ। मेरे ख्याल में ये तरीका उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। उधर ईरान ने भी खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले दोबारा शुरू कर दिए। पीर की रात ईरान ने उन अड्डों पर मिसाइल दागे। वाशिंगटन में एक तंजिया एहतजाजी ग्रुप ने 3.5 मीटर ऊंची सुनहरी ट्रॉफी की रोनुमाई की। उनका कहना है कि ये ट्रॉफी सदर ट्रंप को ईरान के साथ जंग में बगैर किसी वाज़ेह फौजी हिकमत अमली के भरपूर हिस्सा लेने पर दी जा रही है। व्हाइट हाउस ने जवाब में कहा कि उस फनकार को ऐसे मामलात पर राय देने से गुरेज करना चाहिए जिनके बारे में उसे कोई इल्म नहीं। सदर ट्रंप ये जरूर जानते हैं कि ईरान के साथ जारी ये तनाज़ा अमरीकी अवाम में बहुत गैर मकबूल है। यही वजह है कि अब उनके पास फैसलों के लिए बहुत कम रास्ते बचे हैं। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने रावला कोट से मुजफ्फराबाद की जानिब ऐलान करदा लॉन्ग मार्च 21 जुलाई तक मौखर करने का ऐलान किया है। तंजीम के कोर कमेटी रुकन आबिद शाहीन के मुताबिक ये फैसला कोर कमेटी के मुत्तफिका मशवरे से उस वक्त किया गया जब पाकिस्तान से आने वाली एक अहम शख्सियत के नुमाइंदे ने तंजीमी वफ्द से मुलाकात करके मुतालबात के हल की यकीन दहानी कराई है। आबिद शाहीन का कहना है कि अगरचे लॉन्ग मार्च वक्ती तौर पर मुलतवी किया गया है तहम रावला कोट के मुख्तलिफ मुकामात पर जारी धरने बदस्तूर बरकरार रहेंगे, जबकि आइंदा का लाहे अमल जारी मुज़ाकरात के नताइज की रोशनी में तय किया जाएगा। जिली इंतजामिया ने भी लॉन्ग मार्च के मौखर होने की तस्दीक की है, तहम मुज़ाकरात के हवाले से कोई तबसरा नहीं किया गया है। आज़ाद कश्मीर में जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से मुजफ्फराबाद के लॉन्ग मार्च की कॉल दे रखी थी और उसी सिलसिले में हम देख रहे हैं कि जो आज़ाद कश्मीर बर से काफ़िले हैं वो भी रावला कोट की जानिब बाज़ाब्ता तौर पर मूव कर चुके थे। बड़ी तादाद में लोग जमा थे, लेकिन जो कई घंटों पर मुहित मुज़ाकरात थे वो समर आवर साबित हुए हैं और एक बार फिर जो है वो जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का मार्च मुलतवी या मुअख्खर कर दिया गया है। 21 जुलाई तक का वक्त है। 22 जुलाई को अगर तमाम तर मुतालबात न माने गए जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की तो लॉन्ग मार्च की दोबारा की कॉल दी गई है। उस वक्त तक धरने जो हैं वो आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर जारी रहेंगे। दूसरी जानिब मुजफ्फराबाद और रावला कोट में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात बरकरार हैं। हुकाम के मुताबिक रेंजर्स, पुलिस और FC के हज़ारों एहलकार तैनात हैं, जबकि रावला कोट के बाज़ दाखिली रास्तों को भी बंद कर दिया गया है। कमिश्नर पौंच का कहना है कि लॉन्ग मार्च को शहर से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये एहतजाज 38 नुकाती मुतालबात के हक में किया जा रहा है, जिनमें मुहाजिरीन कश्मीर के लिए मुख्तस असम्बली नशिस्तों का खात्मा, हुक्मरान अशराफिया की मरात में कमी, सरकारी अखराजात में किफ़ायत शारी, मुफ्त और मयारी तालीम और सेहत, मुकामी वसाइल पर इख्तियार, मंगला डैम मुआवजों की अदायगी, नौजवानों के लिए रोजगार, बिला सूद कर्जे, इंतजामी इस्लाहात, टैक्सों में रियायत और करप्शन के खात्मे जैसे मुतालबात शामिल हैं। उधर हालिया दिनों रावला कोट और सिदनोती में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान होने वाले पुरतशद्दद तसादुम के बाद सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई थी। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक हालिया झड़पों में शहरियों, पुलिस और रेंजर्स एहलकारों समेत मजमूई तौर पर 28 अफराद हलाक हो चुके हैं। पुलिस का मौक़िफ़ है कि बाज़ मुसल्लह अनासर ने एहलकारों पर फायरिंग और धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया, जबकि अवामी एक्शन कमेटी ने इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए अपने एहतजाज को पुरअमन करार दिया है। इन दावों की आज़ादाना तस्दीक मुमकिन नहीं हो सकी है। सियासी सतह पर भी बहरान के हल के लिए कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुज़ाकरात के जरिए मसले के हल पर जोर देते हुए कहा है कि कश्मीर का फैसला कश्मीरी अवाम को करना चाहिए, जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने भी अवामी एक्शन कमेटी से
अपील की है कि वो मुज़ाकरात को मौका देते हुए फिलहाल मजीद एहतजाजी इक़दामात से गुरेज करे। लॉन्ग मार्च की मअतली ने वक्ती तौर पर कशीदगी में कमी ज़रूर पैदा की है, ताहम तमाम नज़रें अब 21 जुलाई और जारी मुज़ाकरात के नताइज पर मरकूज हैं, जो ये तय करेंगे कि बहरान मुज़ाकरात से हल होता है या एहतजाज का नया मरहला शुरू हो जाता है। याद रहे कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में कानून साज असम्बली के इंतखाबात में भी बहुत कम वक्त रह गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 27 जुलाई के इंतखाबात में 45 हलकों से 852 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। 24 रजिस्टर्ड सियासी जमातों के अलावा आज़ाद उम्मीदवारों को भी निशानात अलाट हो चुके हैं, जबकि वोटर्स की कुल तादाद 23,50,000 के करीब बताई गई है। मज़ीद तफसील मुजफ्फराबाद से शहजाद मलिक की ज़बानी। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की कानून साज असम्बली के इंतखाबात में 2 हफ्तों से भी कम का वक्त रह गया है। यहाँ पर सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी सरगर्मियाँ शुरू कर दी गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मुजफ्फराबाद पहुँच चुके हैं और वो अपनी जमात की इलेक्शन कैंपेन को लीड कर रहे हैं। दीगर सियासी जमातों की क़यादत भी पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाकों में पहुँच रही है। यहाँ मुजफ्फराबाद में हालात नॉर्मल हैं, ज़्यादातर दुकानें खुल चुकी हैं, जबकि सेंट्रल और लोअर प्लेट में ज़्यादातर दुकानें बंद हैं। गुज़श्ता माह जब मैं मुजफ्फराबाद आया था तो उस वक्त पूरे शहर की मार्केटें बंद थीं। मोबाइल सर्विस तो बहाल है, लेकिन पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इंटरनेट सर्विस अभी तक मुअत्तल है। कल अदम करार दी गई जमात जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी ने आज रावला कोर्ट से मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू करने की कॉल दे रखी है। इस तंजीम के कारकुन गुज़श्ता 35 रोज़ से रावला कोर्ट में धरना दिए हुए हैं और उनका यह कहना है कि जब तक उनके मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते उस वक्त वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। इस अरसे के दौरान मुजाहिरीन और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान तसादम के नतीजे में 2 दर्जन से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। कल रावला कोर्ट और सदनोती के मुकाम पर मुजाहिरीन और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान तसादम के नतीजे में 10 अफराद हलाक हुए हैं। अवामी एक्शन कमेटी के मुताबिक इन झड़पों में उनके 8 कारकुन हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। हलाक होने वालों में मुजाहिरीन के अलावा रेंजर्स और पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। हुकाम का ये कहना है कि मुजाहिरीन ने पूंछ डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों की नाकाबंदी कर रखी है, जिसकी वजह से अशियाए खुर्दोनोश और अद्वियात की कमी का सामना है, जबकि अवामी एक्शन कमेटी हुकूमत को इस बहरान का ज़िम्मेदार करार देती है। रावला कोर्ट और इसके दीगर इलाकों में चूँकि मीडिया की रसाई नहीं है, इसलिए मुस्तरद मालूमात वहाँ से मिलना बहुत मुश्किल है। हुकाम का यह कहना है कि अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से जो मुतालबात पेश किए गए थे उनमें से ज़्यादातर को मंजूर किया जा चुका है। अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात में से सबसे बड़ा मुतालबा उन 12 नशिस्तों का ख़ात्मा है जो कि इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से हिजरत करने वाले मुहाजिरीन के लिए मुख्तस की गई थी और ये 12 सीटें पाकिस्तान में हैं। छोटी सियासी जमातों ने इस मसले के हल के लिए अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात भी किए हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। यहाँ की हुकूमत का कहना है कि अवामी एक्शन कमेटी से उस वक्त तक का मुज़ाकरात नहीं हो सकते जब तक वो धरना ख़त्म करने का ऐलान नहीं करती। यहाँ की हुकूमत ने इंतखाबात में अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की मज़ीद नफरी तलब कर रखी है। रूस के ज़ेर कब्ज़ा यूक्रेनी इलाकों से सामने आने वाली एक नई तहकीक ने जंग के इंसानी अलमिया की एक और हौलनाक तस्वीर पेश की है। BBC-I की तहकीक के मुताबिक मकबूजा यूक्रेन और रूस में तकरीबन 195 ऐसे हिरासती मराकज़ मौजूद हैं जहां यूक्रेनी शहरियों को कैद रखा जाता है। जिंदा बच जाने वाले अफराद और इस्तगासा का कहना है कि इन मराकज़ में जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद मामूल का हिस्सा हैं। बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक की तंजीमों को इन मराकज़ तक आसादाना रसाई हासिल नहीं, ताहम BBC-I ने मुतासरीन की गवाहियों और दस्तयाब शवाहिद की बुनियाद पर बाज़ मुबैना ज़िम्मेदार अफराद का सुराग लगाया है। इस बारे में सुनिए तानिया हारशेंको की रिपोर्ट जावेद सोमरो की ज़बानी। इस रिपोर्ट में जिनसी तशद्दुद से मुतल्लक ऐसी तफसीलात भी शामिल हैं जो बाज़ नाज़रीन के लिए परेशान कुन हो सकती हैं।
میں نے اپنے اس ساتھی کو ایک پنجرے میں بیٹھے ہوئے پایا. وہ انسانی عمر کے حساب سے تقریباً 62 برس کے ہیں، یعنی میری ہی عمر کے. ان کا اپنا کوئی گھر نہیں اور میرا گھر بھی مجھ سے چھین لیا گیا تھا. لیودمیلا ہوسینوفا ان متعدد سابق یوکرینی قیدیوں میں سے ایک ہیں جو کھل کر اس بارے میں بات کر رہی ہیں کہ روسی حمایت یافتہ حراستی مراکز میں شہریوں کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے. ہم ریپ، جنسی غلامی اور تشدد کی بات کر رہے ہیں. یہ تشدد کے اتفاقی واقعات نہیں بلکہ ایک منظم پالیسی کا حصہ ہیں. وہ کہتی ہیں کہ روسی حمایت یافتہ فورسز کے زیر انتظام ایک جیل میں قید کے دوران انہیں جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. کسی نے مجھے زور زور سے دبانا شروع کیا، مختلف طرف گھمایا اور کہا یہ تو آڑو نہیں ہے، ظاہر ہے خوش خوبانی بھی نہیں، کشمش ہے. اسی طرح وہ میرے جسم کا جائزہ لیتے تھے. جنسی زیادتی کے صدمے کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی یاد ہے کہ انہیں کچا کھانا دیا جاتا تھا جس میں مٹی اور کوڑا کرکٹ ملا ہوتا تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ کیمرے کے نیچے بیٹھ کر یہ کھاؤ. میں نے اسے منہ میں ڈالا اور فوراً تھوک دیا. اس کا ذائقہ ساری زندگی میرے ساتھ رہے گا. روسی حمایت یافتہ حکام نے ان پر جاسوسی کا الزام لگایا تھا. لیودمیلا کا کہنا ہے کہ وہ یتیم خانوں میں مدد کرتی تھیں اور یوکرینی فوجیوں تک خوراک پہنچاتی تھیں. ان کے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک کے ذمہ داروں کا پتہ چلانے کے لیے بی بی سی نے اوپن سورس تفتیش کار بودان کوسوخاتکو کے ساتھ کام کیا. انہوں نے اس شخص کی شناخت کی جس پر لیودمیلا الزام لگاتی ہیں کہ اس نے انہیں کوڑا ملا کھانا کھانے پر مجبور کیا تھا. اسے یرماک کے نام سے جانا جاتا ہے. یرماک اس کی عرفیت ہے. اس کا اصل خاندانی نام یریو میچف ہے. یہ اس کے خاندان کی تصویر ہے اور یہ اس کی ایک اور تصویر ہے. انہوں نے اس شخص کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی جس کے بارے میں لیودمیلا کا خیال ہے کہ اسی نے انہیں گرفتار کیا تھا. اس شخص کا نام تیمر بیک ہے. ہم اس کے تمام فون نمبروں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، حتیٰ کہ ان نمبروں تک بھی جو وہ اس وقت استعمال کر رہا تھا. وہ اپنی ڈیجیٹل موجودگی کو چھپانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے. یوکرین کے استغاثہ کی ٹیم جنسی تشدد کے شبے میں ملوث افراد کے خلاف مقدمات تیار کر رہی ہیں. جنسی تشدد کا شکار ہونے والی ہماری کم عمر ترین متاثرہ بچی صرف 4 برس کی تھی، جبکہ سب سے معمر متاثرہ خاتون کی عمر 82 برس تھی. یہ اتفاقی نہیں ہے. جنسی تشدد ان کی جنگی حکمت عملی کا ایک ہتھیار ہے. بی بی سی کے الزامات کے جواب میں برطانیہ میں روسی سفارت خانے نے کہا کہ روس مسلسل قانون کی حکمرانی کے احترام کا حامی رہا ہے اور جنگی جرائم کے الزامات کی تحقیقات روسی حکام کی جانب سے کی جاتی ہیں. لیودمیلا کو بعد میں روسی انتظام میں چلنے والے ایک حراستی مرکز سے قیدیوں کے تبادلے کے تحت رہا کر دیا گیا. انہیں جرمنی کے شہر نیومبرگ جانے کی دعوت دی گئی جہاں دوسری عالمی جنگ کے بعد نازی جنگی مجرموں کا احتساب کیا گیا تھا. میرے لیے انصاف انتقام نہیں ہے. میرے لیے انصاف یہ ہے کہ تسلیم کیا جائے کہ ان لوگوں نے جان بوجھ کر پوری دانستگی کے ساتھ وہ سب کچھ کیا جو انہوں نے کیا. میں چاہتی ہوں کہ انہیں قانون کے مطابق سزا دی جائے. اب دنیا کی باقی خبروں پر ایک نظر. سمرا فاطمہ کی زبانی. یوکرینی شہر اوڈیسا کے حکام کا کہنا ہے کہ ایک رہائشی عمارت پر روسی حملے میں 3 افراد ہلاک ہو گئے. ماسکو کا کہنا ہے کہ وہ بحیرہ اسود کی ان بندرگاہوں پر حملے تیز کر رہا ہے جہاں یوکرین کے فوجی سامان کی ترسیل ہوتی ہے. دوسری جانب کیف کا دعویٰ ہے کہ اس کے ڈرونز نے رات بھر میں روس کے 20 بحری جہازوں کو نشانہ بنایا. اور ادھر یورپی کمیشن کی صدر ارسولا فون ڈر لیئن یوکرین کے ساتھ دفاعی تعاون بڑھانے کے لیے اس سے متعلق مذاکرات کے لیے کیف میں ہیں. چین کی اقتصادی ترقی اپریل سے جون کے درمیان نمایاں طور پر سست رہی کیونکہ اندرونی طلب کی کمزوری اور ایران کی جنگ کے باعث تیل کی قیمتوں پر پڑنے والے اثرات نے مضبوط برآمد کے اثر کو پس پشت ڈال دیا. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق دنیا کی دوسری بڑی معیشت نے گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال کی دوسری سہ-ماہی میں 4.3% ترقی کی. پہلی سہ-ماہی میں شرح نمو 5% تھی. امریکہ میں خوراک کے ذریعے پھیلنے والے ایک پیراسائٹ سے ہونے والی معدے اور آنتوں کی بیماری سائکلوسورائسس کے تقریباً 7,000 مصدقہ یا مشتبہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کے مطابق یہ بیماری امریکہ کی نصف سے زیادہ ریاستوں تک پھیل چکی ہے. انفیکشن کے کیسز میں مئی میں نمایاں اضافہ ہوا. بعض اوقات بیماری کے ظاہر ہونے میں کئی ہفتے تک لگ جاتے ہیں. ایکسپلوزیو ڈائریا اس کی مخصوص علامت بتائی جا رہی ہے. ماہرین کے مطابق اس پیراسائٹ کی منتقلی کا سبب آلودہ سلاد اور لیٹس ہے.
اور امریکی ریاست نیو یارک پہلی ایسی ریاست بن گئی ہے جس نے بڑے ڈیٹا سینٹرز کی تعمیر پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس پابندی کا اطلاق ان ڈیٹا سینٹرز پر ہوگا جو 50 میگا واٹ یا اس سے زیادہ بجلی استعمال کرتے ہیں۔ اس موقع پر ڈیموکریٹک گورنر کیتھی ہوکل نے کہا کہ ڈیٹا سینٹرز بجلی کے نظام پر غیر معمولی دباؤ ڈال سکتے ہیں اور صارفین کے لیے بجلی مہنگی کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ یہ پابندی 1 سال کے لیے کی گئی ہے جس کے دوران متعلقہ قواعد و ضوابط تیار کیے جائیں گے۔ دنیا کے 7 عجائبات میں شمار ہونے والا تاج محل صدیوں سے محبت کی علامت سمجھا جاتا ہے، مگر گزشتہ چند برسوں سے اس کی تاریخی حیثیت ایک بار پھر بحث کا موضوع بنی ہوئی ہے۔ اب انڈیا کی الہ آباد ہائی کورٹ نے تاج محل کے ہندو مندر ہونے کے دعوے اور اس کا سروے کرانے سے متعلق دائر درخواست پر وفاقی حکومت اور محکمہ آثار قدیمہ سے جواب طلب کیا ہے۔ یہ تنازع آخر کیا ہے؟ اس کا آغاز کب ہوا؟ اس دعوے کے حق اور مخالفت میں کون سے دلائل پیش کیے جاتے ہیں اور ماہرین تاریخ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے مرزا اے بی بیگ کی یہ رپورٹ۔ انڈیا کا مشہور زمانہ تاج محل ایک بار پھر سرخیوں میں ہے، لیکن اس بار ایک مقدمے کی وجہ سے۔ یہ مقدمہ دراصل تاج محل کی ابتدا سے متعلق ہے، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ ایک قدیم مندر تیجو محالے ہوا کرتا تھا اور اسے ہندوؤں کے حوالے کیا جانا چاہیے۔ اس تنازع کے بارے میں ہم نے مورخ رچیکا شرما سے بات کی اور ان سے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ یہ معاملہ کب اور کیسے شروع ہوا۔ 1965 میں ایک بک آئی تھی بائی دس لائر کالڈ P&O۔ تو یہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹ اس بات کا یہ ہے کہ وہ اتہاسکار نہیں تھے، وہ لائر تھے، اور جس کی سمری یہ تھی کہ ان کے حساب سے تاج محل جو تھا 4th سینچری میں بنا ہوا ایک راجپوت پیلس تھا، وہ جے سنگھ کے لینڈ پہ بنا تھا۔ جو منزل بنی ہوئی تھی P&O کے حساب سے وہی منزل 4th سینچری میں بنی تھی، اور پھر اس کو شاہ جہاں نے کنورٹ کر کے تاج محل کا نام دے دیا تھا۔ P&O کے اس دعوے کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا گیا، لیکن پھر تقریباً کوئی 25 سال بعد انہوں نے ایک نئی کتاب شائع کی جس میں انہوں نے دوسرا دعویٰ پیش کیا۔ تو 24 سال بعد 1989 وہ ایک نئی بک لے کر آئے، تاج محل دی ٹرو سٹوری۔ اب اس میں انہوں نے 800 سال بڑھا دی اس کی اودھی اور کہا کہ 12th سینچری میں بنا ہوا شیو ٹیمپل ہے تیجو محالے کر کے، اور ان کے حساب سے 1155 CE میں یہ پہلے شیو ٹیمپل بنا تھا، اور پھر جس کا تس ہی کنورٹ ہو گیا 17ویں شتابدی میں۔ اگین ان کا یہی آئیڈیا تھا کہ جے سنگھ کے اس پہ ہی بنا تھا۔ تو 2005 میں امرناتھ مشرا کر کے جو اب ایودھیا سدبھاونا سمیتی کے ممبر بھی ہیں، انہوں نے الہ آباد ہائی کورٹ کو پٹیشن کیا کہ بھائی یہ جو ہے یہ چانڈیلا رولر نے، انہوں نے ڈیٹ آگے بڑھا دی، 1189 CE میں بنایا تھا، شیو ٹیمپل ہے یہ۔ تو الہ آباد ہائی کورٹ نے بالکل سرے سے خارج کر دیا تھا کہ اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ تو 2017 میں ASI نے باقاعدہ ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی تھی یہ کہتے ہوئے کہ اس میں کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ تاج محل کبھی مقبرے کے علاوہ کچھ رہا ہو، ہمیشہ سے یہ 17ویں شتابدی کا مقبرہ ہی تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ شاہ جہاں کے دور کی تاریخ کی کتابیں ہمیں اس بارے میں کیا بتاتی ہیں؟ یہ پاچا نامہ میں ہے کہ یہ جو سائٹ تھی شاہ جہاں کو کافی پسند آئی تھی اپنے تاج محل کے لیے، تو انہوں نے جے سنگھ جو آمیر کے راجہ تھے، مہاراجہ آف آمیر تھے، وہ ان کی انہیریٹنس کا پارٹ تھی یہ، اور اس پہ ایک منزل بنی ہوئی تھی، ایک مینشن بنا ہوا تھا، اس کو منزل بولتے تھے، اور وہ مان سنگھ کی منزل تھی۔ پری مغل انڈیا میں ایسی کوئی ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی جس سے تاج محل جیسی کوئی اسٹرکچر بن سکے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ 4th سینچری میں اسٹرکچر بنا ہو۔ جو ٹیکنالوجی سے تاج محل بنا ہے، جیسے کہ پینڈنٹیو ڈوم ہو گئے، تیمورد پشتاک ہو گئی، پیترا دورا ہو گئی، یہ سب اس سمے نہیں تھا۔ موجودہ کیس میں عرضی گزاروں کا کہنا ہے کہ تاج محل کے تہخانے میں واقع ان کمروں کو کھولا جائے جو برسوں سے بند پڑے ہیں۔ تو آخر یہ کمرے کیوں بند پڑے ہیں؟ یہ ان کا آئیڈیا بہت رہتا ہے کہ نیچے میں کوئی تہ خانے ہیں جو بند پڑے ہیں، اس میں شاید ٹوٹے مندر پڑے ہیں۔ یہ میں کلیئر کر دوں کہ نیچے کے تہ خانے جو بند اس لیے ہوتے ہیں، یہ ایک فیملی موزولیم ہے، تو اس میں کیا ہے کہ نیچے میں بھی کافی ساری گریوز ہیں،
आप नीचे में इसलिए सील कर देते हैं क्योंकि अगर वो खुला रहा और एक्सटर्नल उसमें ह्यूमिडिटी वगैरह जाता रहा, मोल्ड हो गया, बैट इन्फेस्टेशन हो गई, तो उससे पूरा स्ट्रक्चर की इंटेग्रिटी खराब हो सकती है। तो आप वो नीचे के तहखाने जो है सील कर देते हैं। तो अगर आप इसको खोलेंगे भी, अगर वर्स कम वर्स खोलेंगे, तो आपको कंकाल ही मिलेंगे यहाँ पे मुगलों के, आपको कुछ और नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई मंदिर दबा नहीं है। हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और महकमा आसार कदीमा को ये बताने का हुक्म दिया है कि ताज महल का सर्वे कराने पर आखिर उनका मौक़िफ़ क्या है। विच इज़ वाई इट इज़ वेरी स्ट्रेंज कि अब 9 साल बाद ऐसा क्या बदल गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब इशू कर दिया है कि भाई आप बताइए कि इसमें कोई एविडेंस है कि शिव टेम्पल है कि नहीं, क्योंकि 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको बिल्कुल डिसमिस कर दिया था। तो 21 साल में तो इसका स्टेटस बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि तब तो इसके दौरान तो नहीं बना होगा ये शिव टेम्पल। इंडिया के मारूफ स्टैंड अप कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना एक बार फिर खबरों की जीनत बन गए हैं। इस बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उन पर 3 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया है, जिसके बाद ये मामला सोशल मीडिया और कानूनी हलकों में जेर बहस है। आखिर अदालत ने ये फैसला क्यों सुनाया? समय रैना पर क्या इल्जामात या एतराजात सामने आए हैं और इस मुकदमे की मुकम्मल कहानी क्या है? जानिए हमारी इस खसूसी रिपोर्ट में। ये है समय रैना, स्टैंड अप कॉमेडियन और यूट्यूबर। यूथ के बीच काफी पॉपुलर हैं, लेकिन कंट्रोवर्सीज की वजह से सुर्खियों में भी रहते हैं। एक बार फिर सुर्खियों में हैं क्योंकि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने उन पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। ये सजा इसलिए दी गई क्योंकि उन्होंने कोर्ट के दिए ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया था। तो हुआ ये था कि समय रैना ने अपने एक ऑनलाइन शो पर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के मरीजों के इलाज को लेकर मजाक बनाया था। ये एक जेनेटिक बीमारी है जिससे डिसेबिलिटी होती है और इसके इलाज के लिए मरीजों को कई बार करोड़ों के इंजेक्शन की जरूरत होती है। लेकिन समय रैना ने इसी बात का मजाक बनाया। जब इस वीडियो पर तनाजा हुआ तो एक एनजीओ क्योर SMA फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया। इस पिटीशन में मांग की गई कि इस तरह के ऑनलाइन कंटेंट को रेगुलेट किया जाए और डिसेबिलिटी का मजाक बनाने वाले लोगों पर एक्शन लिया जाए। इसके बाद कोर्ट ने समय रैना को इस बीमारी के लिए फंड जुटाने, डिसेबल्ड लोगों को अपने शो पर बुलाने और बिना शर्त माफी मांगने का हुक्म दिया था। लेकिन 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन ऑर्डर्स को पूरा नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉय मल्ल्या बागची और जस्टिस वी मोहन्ना थे। बेंच ने कहा कि समय रैना ने कोर्ट को गुमराह किया और ऑर्डर्स की खिलाफवर्जी की। ये कहा कि हलफनामा दिया है लेकिन कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं है। ये जुर्माना ऑर्डर्स ना मानने और हलफनामा ना देने के लिए है। अगर फिर ये हुक्म नहीं माना गया तो इस जुर्माने में 1 0 और बढ़ा दिया जाएगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कॉमेडियंस के लिए कहा कि एक आर्टिस्ट पब्लिक लाइफ में होता है। पब्लिक लाइफ में रिस्पेक्ट एक इन्वेस्टमेंट है, जितनी आप दूसरों को देंगे उतनी ही आपको वापस मिलेगी। समय रैना ने अभी तक इस मामले में पब्लिकली कुछ नहीं कहा है। अगस्त 2025 में भी कोर्ट ने समय रैना को डिसेबिलिटी और जेनेटिक डिसऑर्डर से मुतासिर लोगों का मजाक बनाने पर डांटा था। क्योर SMA फाउंडेशन की वकील अपराजिता सिंह ने कोर्ट में दलील दी थी कि इस तरह के मजाक से लोगों में मरीजों के लिए सिंपैथी कम होती है और फंड रेज करने में दिक्कतें आती हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि आज मामला डिसेबल्ड का है, कल ये ख्वातीन का हो सकता है, फिर बच्चों का, फिर बुजुर्गों का। मुआशरा कहाँ जाएगा? बेंच ने यह भी कहा कि फ्री स्पीच का मतलब ये नहीं है कि कमजोर ग्रुप्स को सटायर के नाम पर नीचा दिखाया जाए। समय रैना जम्मू से हैं और कश्मीर पंडित परिवार से आते हैं। उन्होंने 2019 में कॉमिकस्तान सीजन 2 जीतकर पहचान बनाई। काफी कम उम्र में वो घर घर में मशहूर हो गए। यूट्यूब पर उनके 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं। लेकिन फरवरी 2025 में उन पर FIR दर्ज हुई क्योंकि उनके ऑनलाइन शो इंडिया गॉट लेटेंट पर आए गेस्ट पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया ने कंट्रोवर्शियल कमेंट कर दिया था। समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया की सोशल मीडिया पर काफी तंकीद हुई। उसके बाद उन्होंने पूरे देश में स्टिल अलाइव एंड अनफिल्टर्ड शो किया। यूट्यूब पर इस शो के 3 महीने में 68 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। कंट्रोवर्सीज के बाद इसे उनका कमबैक भी माना जा रहा था। अब वे अपने शो इंडिया गॉट लेटेंट का दूसरा सीजन भी ला चुके हैं। सामीन, क्या आप जानते हैं कि गर्मियों में गर्म चाय प्यास भी बुझा सकती है? माहिरीन के मुताबिक शदीद गर्मी के बायस जिस्म से पानी और नमकियात तेजी से खारिज होते हैं, जिससे हीट एग्जॉशन यानी गर्मी से थकन का खतरा बढ़ जाता है। इसकी अलामात में चक्कर आना, मतली, सर दर्द, पट्ठों में खिंचाव, बहुत ज्यादा पसीना आना, थकन, कमजोरी और उलझन शामिल हैं। ऐसी अलामात जाहिर होने पर फौरी तौर पर जिस्म को ठंडा रखना, मुनासिब मिकदार में पानी पीना और ज़रूरत पड़ने पर तिब्बी इमदाद हासिल करना ज़रूरी है। शदीद गर्मी में ज़्यादातर लोग प्यास बुझाने के लिए ठंडे मशरूबात
का सहारा लेते हैं। ताहम माहिरीन का कहना है कि बाज़ हालात में गर्म चाय जिस्म को ज़्यादा मौसर अंदाज में ठंडा रखने में मदद दे सकती है। माहिरीन के मुताबिक अगर आप खुली या हवादार जगह पर मौजूद हों तो गर्म चाय पीने से जिस्म में पसीना ज़्यादा आता है। पसीना बुखारात बनकर उड़ता है तो जिस्म की इजाफी हरारत खारिज हो जाती है और जिस्म कुदरती तौर पर ठंडा होने लगता है। इसके साथ खून की नालियाँ भी फैलती हैं जिससे जिस्म के दर्जा हरारत को मुतवाजन रखने में मदद मिलती है। दूसरी जानिब बंद या गैर हवादार जगहों पर गर्म चाय पीने से गर्मी का एहसास बढ़ सकता है। ऐसी सूरत में ठंडा पानी या दीगर ठंडे मशरूबात निस्बतन बेहतर इंतखाब समझे जाते हैं क्योंकि वह जिस्म के दर्जा हरारत में आर्जी कमी लाते हैं। माहिरीन का कहना है कि ठंडे मशरूबात अगरचे वक्ती तौर पर ठंडक का एहसास देते हैं लेकिन इनका असर ज़्यादा देर बरकरार नहीं रहता क्योंकि जिस्म की इजाफी हरारत मुकम्मल तौर पर खारिज नहीं हो पाती। सेहत के माहिरीन गर्मियों में रोज़ाना तकरीबन 2 लीटर पानी पीने का मशवरा देते हैं। इसके अलावा लीमू पानी, नारियल का पानी, ताज़ा फलों और सब्जियों के जूस, कम चिकनाई वाला दूध, गर्म या ठंडी चाय और हर्बल चाय भी जिस्म में पानी की कमी पूरी करने में मददगार साबित हो सकते हैं। अलबत्ता ज़्यादा शक्कर वाले कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक से परहेज की हिदायत की जाती है क्योंकि इनका ज़्यादा इस्तेमाल सेहत और गुर्दों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। सामीन, क्या आपके घर में भी वाईफाई कभी तेज और कभी अचानक सुस्त हो जाता है? अक्सर लोग इसका जिम्मेदार सिर्फ इंटरनेट कंपनी को समझते हैं लेकिन कई बार मसला हमारे अपने घर में मौजूद ऐसी चीज़ों की वजह से होता है जो वाईफाई सिग्नल्स को कमज़ोर कर देती हैं। आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जो इंटरनेट की रफ्तार पर असरअंदाज हो सकती हैं और वाईफाई को ज़्यादा तेज़ और मुस्तहकम बनाने के लिए हम कौन से आसान इक़दामात कर सकते हैं? आइए सुनते हैं ZBC रीड्स में समरा फातिमा की ये दिलचस्प रिपोर्ट। अगर मैं आपको उन चीज़ों की लिस्ट बताऊं जो आपके घर की वाईफाई को स्लो कर रही हैं या उसमें रुकावट बन रही हैं तो शायद आप यकीन न करें। आपका खाना तक ऐसी चीज़ों में शामिल हो सकता है, लेकिन जब तक आपको पता नहीं होगा कि वो कौन सी चीज़ें हैं तो आप घर में वाईफाई के कनेक्शन को स्पीड अप कैसे करेंगे? दुनिया वाईफाई पर चलती है लेकिन कुछ अजीब चीज़ें इसकी राह में रुकावट बन सकती हैं, हत्ता कि आपका दोपहर का खाना भी। एलेक्स हिल्स एक साइंटिस्ट हैं। वो उन अवलीन लोगों में शामिल थे जिन्होंने वाईफाई कनेक्शन के मसाइल का सामना किया। सन 1993 में उन्होंने अमेरिका की कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर उन टीम्स में से एक की क़यादत की जिन्होंने इब्तदाई वाईफाई नेटवर्क्स में से एक बनाया था। हिल्स अपनी किताब वाईफाई एंड द बैड बॉयज ऑफ रेडियो में ये कहानी बयान करते हैं। बैड बॉयज यानी वो अवामिल जो वाईफाई के हमराह चलने में रुकावट बनते हैं। आपका घर भी ऐसे बैड बॉयज से भरा हुआ हो सकता है जो आपकी मीम्स तक रसाई में रुकावट डालने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। उनमें से कुछ रुकावटें मुतवक्को हैं जैसे मोटी दीवारें, जबकि कुछ दूसरी कदरे अजीब और गरीब चीज़ें हैं। इन रुकावटों की निशानदही आपके कनेक्शन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है और शायद आपकी ज़िंदगी की एक अहम तरीन टेक्नोलॉजी के बारे में आपके सोचने के अंदाज को भी बदल सकती है। वाईफाई ज़्यादातर वायरलेस मुवासलाती टेक्नोलॉजी की तरह मालूमात को रेडियो लहर के ज़रिए मुंतकिल करता है। हुकूमतें ज़्यादातर रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ को मखसूस मकासद के लिए मुख्तस करती हैं, जैसे कानून नाफिज करने वाले इदारे, हवाई ट्रैफिक कंट्रोल और AM और FM रेडियो स्टेशंस। लेकिन कुछ फ्रीक्वेंसीज़ ऐसी होती हैं जो आवाम के लिए बगैर लाइसेंस के इस्तेमाल करने के लिए खुली होती हैं। मिसाल के तौर पर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई नेटवर्क्स और ब्लूटूथ डिवाइसेस में इस्तेमाल होने वाली आम फ्रीक्वेंसी। इत्तेफाक से ये वही फ्रीक्वेंसीज़ हैं जिसे आपका माइक्रोवेव बचा हुआ खाना गर्म करने के लिए इस्तेमाल करता है। माइक्रोवेव ओवन को उस तरह ढका जाता है कि नूडल्स गर्म करने वाली लहर मशीन के अंदर ही रहे, लेकिन हिल्स के मुताबिक अगर आपका माइक्रोवेव पुराना और खस्ता हाल है या आपका खाना मुकम्मल गर्म होने से पहले दरवाज़ा खोल देता है तो ये आपके वाईफाई सिग्नल में मुदाखलत कर सकता है। हिल्स कहते हैं कि ये मुदाखलत के उन अहम ज़राए में से एक है जिनका लोग अक्सर जिक्र करते हैं। इसी तरह फ्लोरेसेंट लाइट्स या गाड़ियों के इग्निशन सिस्टम से खारिज होने वाली फ्रीक्वेंसीज भी यही मसला पैदा करती हैं। हिल्स कहते हैं कि आजकल माइक्रोवेव पहले जितना मसला नहीं है, अब उन्हें बेहतर अंदाज में तैयार किया जाता है और वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की बजाय 5 गीगाहर्ट्ज़ पर काम कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास पुराना वाईफाई निज़ाम या पुराना माइक्रोवेव है तो फ्रोज़न खाने को गर्म करने से आपकी इंटरनेट तक रसाई मुश्किल में पड़ सकती है। अवामिल की इस लिस्ट में दूसरे पॉइंट पर आते हैं मछलियों के एक्वेरियम्स। जी हाँ,
अगर आपके घर में पानी में रहने वाले पालतू जानवर हैं तो ये भी मसला पैदा कर सकते हैं। हिल्स कहते हैं कि रेडियो सिग्नल फितरी तौर पर फासले के साथ कमज़ोर होते जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये किसी ऐसी चीज़ से गुजरते हैं जो सिग्नल को मज़ीद कमज़ोर कर देती हैं। हम इसे शैडोइंग कहते हैं। वाईफाई और पानी की आपस में नहीं बनती। दीगर मसाइल के अलावा इस तरह की छोटी वाटर बॉडीज़ छोटे मक़नातीस की तरह काम कर सकती हैं जो रेडियो सिग्नल की ताकत को कम कर देते हैं। अगर आप और आपके राउटर के दरमियान मछलियों का एक्वेरियम रखा हुआ है तो ये वाईफाई के लिए एक ऐसा इलाका बन सकता है जहां सिग्नल्स ना पहुंचें। हिल्स के मुताबिक शैडोइंग वाईफाई नेटवर्क्स में लोगों को पेश आने वाला सबसे बड़ा मसला है और ये सिर्फ मछलियों के एक्वेरियम से ही नहीं होता। रेडियो सिग्नल्स लकड़ी और ड्राई वॉल जैसे बाज़ मवाद से निस्बतन आसानी से गुजर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी दीवारें ईंट या कंक्रीट जैसे मवाद से बनी हुई हैं तो ये ज्यादा मुश्किल साबित होता है। हिल्स कहते हैं कि अपने राउटर और उसके डिवाइस के दरमियान एक सीधी लकीर का तस्वुर करें जिसे आप कनेक्शन देना चाहते हैं। सिग्नल कमरे में इधर उधर टकराकर रुकावटों के गिर्द दूसरे रास्ते भी तलाश कर सकता है, लेकिन जितनी ज्यादा रुकावटें रास्ते में होंगी उतना ही मसला बढ़ेगा। कम फासला वाईफाई के लिए भी मददगार साबित होता है। राउटर को घर के वस्त में रखना और उसे ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई पर लगाना अच्छा इब्तदाई कदम है। अगर इससे मसला हल ना हो तो आप वाईफाई एक्सटेंडर इस्तेमाल कर सकते हैं जो सिग्नल को मजबूत बनाता है, या अपने राउटर की जगह मेशन नेटवर्क लगा सकते हैं जो कई छोटे आलात के जरिए पूरे इलाके में वाईफाई तकसीम करता है। इस तरह आपको बेचारी मछलियों को परेशान भी नहीं करना पड़ेगा। फिर आते हैं आईने जो एक और रुकावट साबित होते हैं। माइक्रोवेव्स वाईफाई सिग्नल्स में खलल डाल सकते हैं, एक्वेरियम उन्हें जज्ब कर सकते हैं, लेकिन एक और आम मसला है आईने। रेडियो दरअसल रोशनी की एक और शक्ल है और जिस तरह रोशनी आईनों जैसी चमकदार सतहों से टकराकर वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसी तरह आपका वाईफाई सिग्नल भी आईनों से टकराकर रिफ्लेक्ट हो सकता है। यही नहीं, कोई भी हमवार और चमकदार सतह जैसे टीवी स्क्रीन ऐसा ही मसला पैदा कर सकती हैं। अगर आपकी दीवारों की तामीर में धात की चादरें इस्तेमाल हुई हैं तो भी यही मुश्किल पैदा हो सकती है। अगर आपके घर में कोई ऐसा हिस्सा है जहां वाईफाई सिग्नल नहीं पहुंचता तो अपने और राउटर के दरमियान एक सीधी लकीर का तस्वुर करें और सोचें कि कहीं वहां कोई आईना या बड़ा टीवी तो नहीं मौजूद है जो सिग्नल को दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट कर रहा हो। आप चमकदार सतहों की जगह तब्दील करने पर गौर कर सकते हैं, या अगर आप अपने कमरे की तरतीब में तब्दीली नहीं करना चाहते हैं तो ये एक ऐसा मसला है जिसके हल में वाईफाई एक्सटेंडर्स मददगार साबित हो सकते हैं। वाईफाई नेटवर्क को जिस एक और चीज से मसला होता है वो है सर्दियाँ। बारिश आमतौर पर आपकी वाईफाई में खलल नहीं डालती जब तक कि आप ऐसा नेटवर्क इस्तेमाल न कर रहे हो जो किसी दूसरी इमारत में हो और दोनों के दरमियान खुली जगह मौजूद हो। लेकिन जब मौसम बहुत खराब हो जाए तो मसाइल पैदा हो सकते हैं। बर्फबारी किसी घर, मोहल्ले, यहाँ तक कि पूरे कस्बे को सर्विस फराहम करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मुतासिर कर सकती है, चाहे शदीद सर्दी केबल्स के अंदर मौजूद धात को नुकसान पहुंचाए या बर्फ जमा होकर सैटेलाइट सिग्नल्स का रास्ता रोक दे। शदीद गर्मी भी इसी तरह के मसाइल पैदा कर सकती है और अगर मौसम खुद मसला पैदा ना भी कर रहा हो तो भी नेटवर्क सुस्त हो सकता है जब घर के तमाम लोग एक ही वक्त में अंदर बैठकर यूट्यूब देख रहे हों। इसका मतलब ये है कि मीम्स तक रसाई में खलल भी मौसमियाती तब्दीली के नताइज में से एक हो सकता है। ज़मीन और माहौल के लिए अपना किरदार अदा करने के अलावा आप टेली कम्युनिकेशन कंपनीज और मुकामी हुक्काम पर जोर दे सकते हैं कि वो पेशगी हिफाजती इक़दाम करें। जहाँ तक एलेक्स हिल्स का ताल्लुक़ है तो वो आजकल अलास्का में रहते हैं, जहाँ उन्होंने अपनी पेशा वराना ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा दूर दराज कस्बों और देहातों को इंटरनेट से जोड़ने में गुजारा। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से कबल अब तक की खास खबरें। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि म्यांमार के साहिल के करीब 500 से ज़्यादा अफराद को ले जाने वाली 2 कश्तियाँ मुमकिन तौर पर डूब गई हैं। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर जारी अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए मुहाजिरीन UNHCR के बयान में कहा गया है कि कश्तियों पर सवार ज़्यादातर मुसाफिर रोहिंग्या थे जो तहफ़्फ़ुज़ की तलाश में ख़तरनाक समुद्री सफ़र कर रहे थे।